बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म का ईरान के बाद तुर्की का दौरा और वहाँ पे बिज़नेस के लिए उन्होंने सरमायाकारी की दावत दी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत दी है। अंदरूनी महाज पे काफ़ी चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। हुकूमत के अपोजिशन की बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि क्या जो मुज़ाकरात की दावत है किसी तरफ बात लगेगी या नहीं लगेगी। इसके साथ साथ जो है वो आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से पहले जो सियासी मंजरनामे पे चेंजेस है उसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब तहरीक इंसाफ से साथ दे रहे हैं। बैरिस्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इकबाल अहमद खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साथ दे रहे हैं स्टूडियोज़ में। खान साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। गनफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजिया कार। सर, आपका शुक्रिया। बट साहब, आपसे आगाज़ करूंगा और आपसे जानना चाहूँगा, ईरान के बाद तुर्की का दौरा किस तनाजुर में देख रहे हैं सर? सरमायाकारी की बात की है, कुछ मामला बेहतर होने जा रहे हैं? असल में आज जो कुछ ईरान में आपको नज़र आ रहा है और जिस तरह अली हुसैन खamenei की तदफीन के जो मनाजिर है और वहाँ पे जो अटेंडेंस है मुख्तलिफ वफूद की, उसमें पाकिस्तान का भी एक डेलीगेशन गया था। उसके बाद सऊदी अरब के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं जो गालिबन ऑनलाइन नहीं थे, वो भी वहाँ पहुँचे हैं। और इस तरह अपना रशियन के डिप्टी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है पुतिन के, जिन्होंने अटेंड किया है। उसके साथ साथ लेबनान के, तो इसका आज जो कुछ मनाजिर इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद के या जो ईरान की स्टेट फास्टनेस के, कमिटमेंट के, डेडिकेशन के, रेजिलियंस के जो नज़र आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है वेस्ट के लिए कि आपने ईरान को सब्जुगेट करने की कोशिश की बाई वे ऑफ अथॉरिटी, बाई वे ऑफ मिसाइल्स। ईरान उस चीज़ को सब्जुगेट नहीं हुआ। और याद रखिएगा, खamenei साहब ईरान के प्रेसिडेंट भी रहे थे और 36 साल वो ईरान के सुप्रीम लीडर रहे। और बहुत न सिर्फ वो एक लीडर थे, बहुत अच्छे एक क्लरिक थे, बहुत अच्छे एक मजहबी शख्सियत थे, बहुत आला पाए की। वो एक बहुत बड़े ऑथर भी थे और उनकी किताबें अगर हम लेसन्स हुई, उनकी किताबें लेसन फ्रॉम नजूल बलागा या इस्लामिक थॉट इन कुरान अगर आप पढ़ें तो पता चलता है कि उनकी डेप्थ कितनी है। तो मैं आज उनके रेफरेंस से इस चीज़ को शुरू करना चाहता था, क्योंकि उनको दफन किया जाएगा इमाम अली रज़ा जो 8वें इमाम थे, और जो उनके वालिद साहब जो थे इमाम मूसा अली काज़िम, और उनको अलविदा जिस तरह कहा जाता है, और जो इस्लाम में उनका अपना इमाम अली रज़ा का जो दर्जा है, तो उनके पहलू में उनको दफन किया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। और आज जो इस्लामी दुनिया के अंदर, इस्लामी दुनिया से, ईरान से, जो इस्लामी दुनिया के लिए भी और जो वेस्ट के लिए मैसेज आ रहा है, काश हम उसको कैश करा सकें आने वाले दिनों में, उसके ऊपर हम अपनी कमिटमेंट शो कर सकें। तो इससे शुरू करने के बाद जो आपने, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी वो रिटायर्ड करके और वो टर्की गए हैं, और टर्की में बुनियादी तौर पे उनको डॉक्टर उमर बैलत हैं जो वहाँ के ट्रेड मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनको एयरपोर्ट पर रिसीव किया है। और एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी रखी हुई है जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, जहाँ पे बुनियादी तौर पे जो इन्वेस्टमेंट गेन करने की कोशिश की जा रही है, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और कोई प्राइवेटाइजेशन की चीज़ें। एक अच्छा स्टेप है। और जब तक तो किसी भी मुल्क में FDIs नहीं आते, जिसको आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उस वक्त तक उस मुल्क के अंदर आपको ट्रेड का पहिया या बिजनेस का पहिया घूमता नजर नहीं है। दुख की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस 5 सालों में, जब से ये हुकूमत आई है, बल्कि उससे पहले की भी जो हाइब्रिड हुकूमत थी, उस वक्त से लेके आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई नहीं। यहाँ से फ्लो ऑफ किया। और आपको पता है यहाँ से कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी। शेल से शुरू हो जाइएगा, अपना टेलीकॉम में चले जाइएगा, बल्कि आप पाकिस्तानी कंपनियों में चलिए जाइएगा, वो यहाँ से अपना सरमाया उठा के बाहर ले गए। उसकी कुछ वजूहत हैं, और वो वजूहत आपके रेड टेपिज्म में पोशीदा हैं, वो वजूहत आपके लॉ एंड ऑर्डर में पोशीदा हैं, वो वजूहत आपकी सिक्योरिटी में पोशीदा हैं, वो वजूहत की वजह आपके अंदर जो टेररिज्म का एक मैनेज फैला हुआ है। क्योंकि याद रखिएगा उसामा, आप भी अगर इसको डीपली स्टडी करें
तो इन्वेस्टर जो होता है ना वो बड़ा सिक्योर, बड़ा अपना इन्वेस्टमेंट कॉन्शियस होता है वो कि जी मुझे इसका रिटर्न कितना मिलेगा और उस मुल्क के हालात में मेरे आने जाने का क्या चलेगा। यानी अभी दुबई आपको मुस्तकबिल करीब में बढ़ता नजर नहीं आएगा, चाहे कोई भी मायदा वहाँ हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन जो इन्वेस्टर वहां से भाग गया है वो दुबई के इंटरनल हालात की वजह से जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो वहां नहीं आएगा। पाकिस्तान में मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं कि कोई आपको MOU साइन हो जाएंगे। पाकिस्तान और टर्किश एनर्जी सेक्टर के दरमियान ही खबर आ रही है और कोई मार्केट ऑपरेटर सिस्टम है, कोई ISMO, इंडिपेंडेंट मार्केट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर एंड एनर्जी एक्सचेंज इस्तांबुल का है EPTIS, उसके साथ कोई टर्किश इलेक्ट्रिसिटी के साथ आपको कोई मायदे साइन होने जा रहे हैं जो ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के हिसाब से। लेकिन ये समझ नहीं आती कि आपके मुल्क में तो ऑलरेडी बिजली हुआ है जिसकी वजह से आप 65 रुपए यूनिट दे रहे हैं और सोलर के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, आपकी पॉलिसीज ही क्लियर नहीं। तो जिस हद तक आप अपने पॉलिसी सिस्टम को बेहतर नहीं करते और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए आप वन विंडो सिस्टम क्रिएट नहीं करते। यहाँ पे इन्वेस्टर आता है तो उसको 10,000 दफ्तरों में फिरना पड़ता है और वो 10,000 दफ्तरों में 10,000 लोग होते हैं जो उससे पैसे मांगते, कड्डो पैसे, साढ़ा शेयर कितने, तो फिर तो असं तुहानू लाइसेंस देंगे या तुहानू। तो ये चीजें हैं जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही है और आपने रियलाइज करनी। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, FDIs लेके आनी है, तो आपको अपने मुल्क का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए जो आपने ओपनिंग देनी है वो, और आप मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो हमको ठीक करनी पड़ेगी। कल से अब आपको पता है कि वो 2 औरतों का रेप का केस चल रहा है जो नीदरलैंड से थी और एक स्पेन से थी, और वो अपने नीदरलैंड की एम्बेसी को इंटरफेयर करना पड़ा। और फिर वो जो चीजें अब दुनिया में आपको पता है सोशल मीडिया तो बड़ा वाइब्रेंट है, उसमें सारी चीजें चल गई है कि डिटेल्स आ गई, कौन इन्वॉल्व है कौन इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल सही है सर, मैं वापस सर बिल्कुल आता हूँ आपकी तरफ। वो फ्रांसीसी खातून है जो 12 साल तक एक कमरे में रही। अब जब ये चीजें बाहर जाती है ना तो हम पाकिस्तान में बैठ के तो शायद इनको इजीली डाइजेस्ट कर जाते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में जब जाती है तो ये बहुत एक वाइड स्प्रेड मैसेज कन्वे करती है। बिल्कुल सही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अच्छी एफर्ट है कि आप टर्किश कंपनी को बुलाएं। टर्की के और पाकिस्तान के बहुत क्लोज ताल्लुकात हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जब भी टर्की गया हूँ मुझे वहाँ पे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी वार्म फीलिंग नजर आई है। राइट चाहे वो दुकानदार हो, चाहे बैरिस्टर शाहिद साहब जी, बैरिस्टर शाहिद साहब, एक तो सिक्योरिटी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, इस सारी चीज़ के ऊपर बैरिस्टर साहब ने बड़ी रोशनी डाली है। बिल्कुल ये टॉप प्रायोरिटी है, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो सिस्टम्स हमारे यहाँ हैं उन पे भी बात कीजिए कि उसमें इंप्रूवमेंट की किस कदर ज़रूरत है, चाहे वो FBR की स्लैब्स हैं, चाहे वो इदारों की रिश्वत है, चाहे वो वन विंडो ऑपरेशंस हैं, इसके ऊपर भी बात कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने मदू किया। ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल एक एक चीज़ जो है वो क्रिस्टल क्लियर की और जो चीज़ें हक़ाइक़ पे मबनी थी वो उन्होंने सामने रखी। और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का ना होना, जो सारे फैक्टर्स ब्रिगेडियर साहब ने बताया वो बिल्कुल कार फरमा है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू जो है वो गवर्नेंस का है। इस हुकूमत ने 5वां बजट दिया है और चौथा साल है PDM के बाद। 2022 से इनकी कंटिन्यूएशन है और 2022 से लेकर अब तक हम देखते हैं कि जब 2022 में इन्होंने हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त जो आपकी जो एक्सपोर्ट्स थी वो $32 बिलियन थी। आज वो $24 बिलियन है। 8 बिलियन तो उनके अंदर रिडक्शन आ गया है। जिस तरह पहले ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि शेल पाकिस्तान, उबर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, 36 बड़ी कंपनियां पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान छोड़ के गई है, कैपिटल ले गई है अपना। यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो आपके इंटीरियर मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि $100 बिलियन यहाँ से UAE में चला गया है, पाकिस्तान इन्वेस्टर ले गया है। और अगर उसका 10% भी वापस पाकिस्तान आ जाए तो इकोनॉमी का पहिया चल सकता है। तो बातों से तो नहीं आएगा, इसके लिए आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। यहाँ पे FBR के निजाम को जो है आपको लेकर आना पड़ेगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो फ्लॉ है जो मेरी नजर के अंदर वो ये है कि आपने FBR को ही पॉलिसी मेकर बना दिया है और वही टैक्स कलेक्टर है।
दुनिया के अंदर कहीं पे ऐसा नहीं होता कि आप जो बंदा पॉलिसी बना रहे हैं वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हो, कि उसकी एग्जीक्यूशन करते हुए आगे जो है उसकी कलेक्शन भी वो कर रहा हो। पाकिस्तान के अंदर ये होता है, और उसी की एक वजह है कि आज हमारे पास जो टैक्स नेट के अंदर लोग हैं वो 30 लाख से ज्यादा नहीं है 25 करोड़ की आबादी में से। और फिर हुकूमत क्या करती है कि उस टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो है वो इंट्रोड्यूस करती है, जिसका एक शाखसाना आप आज भी देख रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवी जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर वो 120 रुपए से ऊपर चली गई है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हर पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पे कर रहे हैं, लेकिन उसका टैक्स हालांकि वो टैक्सेबल इनकम के अंदर भी नहीं आता। 12 करोड़ की आबादी तो पॉवर्टी लाइन से बिलो रह रही है, लेकिन वो बेचारे एनर्जी सेक्टर के अंदर गैस हो, आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो, उसके अंदर हर महीने जो है बल्कि हर रोज जो है वो पैसे गवर्नमेंट के एक्सचेकर के अंदर जमा करवाते चले जा रहे हैं। और गवर्नमेंट के ऊपर से सबसे बड़ा मसला ये है कि ये इनके शाहाना खर्चे नहीं खत्म हो रहे। इनका दिल करता है 11 अरब रुपए का जहाज लेना है, ये ले लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ले लिया है, जो करना है कर लो। हाईली अनडेमोक्रेटिक जो है एटीट्यूड, क्योंकि लोगों के वोटों से आए नहीं, बात से बात निकल रही है। अब देखिए जिस तरह 10 करोड़ की गाड़ी चेयरमैन सेनेट ने ले ली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक है, नहीं फर्क पड़ता। ये आपने इकबाल खान साहब को प्रोग्राम में देखने के बाद मिसाल जो है वो दी है आपने, ये वरना आपने चेयरमैन सेनेट की मिसाल नहीं देनी थी, फिर आपने फोकस किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। देखें ये दोनों पार्टियां ही बरसर इक़्तिदार हैं पिछले 4 साल नहीं मानते, अभी पूछ लेते हैं, बेशक अभी पूछ लेते हैं, नहीं मानते, पीपल्स पार्टी वाले नहीं मानते। देखें वफाकी ओहदे इनके पास हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जिनको ये ओहदे कहते हैं वो इनके पास हैं, इनके पास बड़े बड़े कॉन्वॉयज हैं, इनके पास पूरी मराहत है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अब इन्होंने हुकूमत बनाई है इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, डिप्टी स्पीकर उनका ले लिया, ऑपोजिशन लीडर का भी स्लॉट उनको दे दिया। तो कहीं पे भी ये इधर टीवी पे बैठ के तो कह देंगे कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो अवाम है या मीडिया है, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, क्या हमारी आंखों के अंदर इस तरह धूल झुकी जा सकती है कि जब भी 26वीं या 27वीं आईनी तरमीम करनी हो तो हुकूमत का हिस्सा है, पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी हो तो हुकूमत का हिस्सा है। सिर्फ जो है वो बगल पे छुरी मुंह में राम राम वाली बात है जो अवाम के साथ किया जा रहा है कि एक तरफ तो नून लीग के साथ सब अच्छा की रेट है, सब कुछ इकट्ठे मिलके चलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे ही अवाम के मसाइल की बात आती है उसके ऊपर कभी आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुहाड़ स्टेप्स देखा। उसकी एक मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि बजट का जब सेशन हुआ तो आपको याद होगा बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने मुंह बना लिया, उन्होंने कहा मैं बजट स्पीच नहीं करूंगा। अब क्या वो मुद्दा था, क्या वो रीजन थी कि वो बजट स्पीच से पीछे हट गए और उन्होंने कहा मैं पार्लियामेंट में नहीं आऊंगा। प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, बंद कमरे के अंदर कोई मीटिंग होती है, क्या अवामी मुफाद था जो उस बंद कमरे के अंदर तय हो जाता था, जो पार्लियामेंट के अंदर जिसके ऊपर डिबेट नहीं हो सकती थी। आते हैं बिलावल भुट्टो साहब, आकर वो तकरीर करते हैं, बजट पास हो जाता है। तो इस तरह नहीं होगा। राइट सर, मैं पूछता हूँ, मैं इन सर से जो है वो बात करता हूँ। खान साहब बताइएगा, एक तो सरमायाकारों के मसाइल ज़ाहिर है कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन जो बात मिस्टर साहब कर रहे हैं ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया सामद साहब आपका। सर मेरे दोनों दोस्त काबिल एहतराम ब्रिगेडियर गजनफर साहब बड़े नफीस आदमी हैं। दूसरा मेरे प्यारे भाई ने भी बड़ी अच्छी बात की। बात यह, पहले मैं इस बात की तरफ आता हूँ कि हम देखें अवामी मसाइल को डिस्कस करने के लिए यहाँ बैठे हैं। पहली बात तो ये कि इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त मैंने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद फिर मैं अब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्रेड विंग का लाहौर का प्रेसिडेंट का भी मुझे उन्होंने नॉमिनेट किया है। तो उस हवाले से भी मैं दोनों शख्सियात से जो इन्होंने ताजरों के मसाइल के ऊपर डिस्कस किया है, मैं 100% मुत्तफिक हूँ और बिल्कुल इनके साथ एग्री हूँ। और बड़ा अच्छी सोच है दोनों की कि ताजरों के बारे में ये बड़ी खुश आइंद बात है कि कोई पार्टी हो, कोई तबका हो, वो ताजरों के मसाइल के ऊपर डिस्कस करता है, उनको पता है कि ताजरों के क्या मसाइल हैं। और जैसा कि मेरे भाई ने कहा FBR के मामले में, वो बिल्कुल ठीक कहा, मैं उनके साथ एग्री करता हूँ। और दूसरा गुजारिश ये थी कि देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए क्या नाइंसाफ़ी है कि ताजर 8 बजे दुकान बंद कर दें, 9 बजे दुकान बंद कर दें। तकरीबन इनका टाइम जो है, मैं एहतजाज करता हूँ, हुकूमत से अपील करता हूँ कि 10 बजे तक कम से कम टाइम जो शॉप्स हैं उनका होना चाहिए। और होटल्स जो हैं वो तकरीबन 12 से
12:30 1 बजे तक उनको टाइम से होना चाहिए। और शादियों का मामला जो है मैं उस पर भी परज़ोर अपील करूँगा जो हमारी वज़ीर आला साहिबा हैं उनसे, कि इसमें पंजाब में मेरा ये ख़्याल है कि शादी हाल के ऊपर भी कम से कम 12 बजे तक का टाइम करें। पहली बात तो ये कि मेरी अपील हो गई। दूसरी बात ये, मैं ताजरों के हवाले से और साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैं अर्ज़ करूंगा कि हम पीटीआई को एक जमात समझते हैं, दूसरे समझे ना समझे, लेकिन हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। और आप यकीन कीजिए, इसी टीवी चैनल पर बैठकर मैं यहाँ बैठा हुआ था, कमर दिलशाद साहब थे और पीटीआई के एक बड़े अहम रुकन थे जो गिलगित बल्तिस्तान में थे, वो ये उस वक्त भी कह रहे थे, ऑन एयर कह रहे थे, लाइव प्रोग्राम चल रहा था, ट्रांसमिशन थी इलेक्शन की, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई ये दोनों जमातें यहाँ पर अक्सरियत रखती हैं और अक्सरियत की नज़र आ रही हैं। उनके वोटर सपोर्टर वोट डालने उनको आ रहे हैं, चूँकि तालीम याफ्ता लोगों का वहाँ रेशो जो है वो ज़्यादा है गिलगित बल्तिस्तान में। अब मेरा ये ख्याल था कि हम मिलजुल के हुकूमत बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद पहले भी मैं आपको ये बता दूं, मैं वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा होने की हैसियत से, मेरे और दोस्त जो मेरे और लीडर हैं वो भी इस बात को कहते रहते हैं, हम सबसे पहले पीटीआई को ज़रूर कंसिडर करते हैं, बात करते हैं, मगर अफसोस कि वहाँ से कोई बात को आगे चलाने के लिए फैसिलिटीज़ तो सारे ले रहे हैं कौमी असम्बली में बैठ के, सूबाई में बैठकर, मगर अनफॉर्चुनेटली आवाम के लिए देखें, जब आप मैदान में उतरेंगे तो आप लोगों के लिए कुछ कर सकेंगे। अच्छा, अब यहाँ ये कहेंगे जी मैदान में उतरने नहीं दिया जाता, जनाब सीटें तो आपके पास मौजूद हैं, कौमी असम्बली में मौजूद हैं और सारे मामला आप बड़े एमिकेबली उसको सॉल्व कर रहे हैं, अपनी जो आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा ये मैं गुजारिश करूँगा, अब भी मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये समझता हूँ कि हमें पूरे पाकिस्तान में मुहिब्बे वतन दोस्तों के साथ बैठ करके अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पहले नंबर हर्डल कौन है, उसमें हर्डल कौन मैं बताने जा रहा हूँ जी, 2 मिनट और सब लूँगा आपके। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं, उन्हें देखिए अभी लोगों की प्रॉपर्टीज़ का जो मामला पेश आया कौमी असम्बली में, उसके ऊपर अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। दूसरा मामला पंजाब असम्बली में पेश आया जिसमें कहा गया कि जी लोगों की जो इंटरनल मामलात हैं उनको सबताज कर दिया जाए, अभी तक उस पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है कि जो उसका हर लीडर इस बात पर मुत्तफिक है और आवाज़ बुलंद करता है कि जनाब हर लिहाज से पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा अवाम है। हम पेट्रोल के ऊपर भी बात करते हैं, हम हर किस्म की जो नाइंसाफ़ी होती है उस पर आवाज़ बुलंद रखते हैं। अगर हम भी पीछे हट जाएं, अपना कंधा पीछे कर लें, तो हुकूमत चल नहीं सकेगी माजरत के साथ। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है, बिलावल साहब जो भी बयान देते हैं, जब भी बयान देते हैं, तो अब उसमें वो आवाम का दर्द रखते हैं, उसकी बुनियाद पर बयान देते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को भी अपना मजबूत रवैया इख्तियार करना चाहिए। राइट सर, बिल्कुल मेरा ये अपना बिल्कुल सही। ब्रेक पे जा रहा है, मुझे ब्रेक से वापस आएंगे, बेट साहब आपकी तरफ रुख करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।